नमस्कार। आज हम भारतीय रिजर्व बैंक की एक बहुत अहम रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट यानी एफएसआर। जी। ये वो रिपोर्ट है जो बताती है कि हमारे देश का फाइनेंशियल सिस्टम मतलब बैंक वगैरह कितने सेहतमंद हैं। बिल्कुल। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है वो ये इशारा कर रही है कि कहीं ये रिपोर्ट जो साल में 2 बार आती है महज एक रूटीन काम तो नहीं बन गई। हाँ, ये सवाल तो उठ रहा है। देखिए, एफएसआर का मकसद बहुत बड़ा है, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की नब्ज पकड़ना, आने वाले खतरों को भांपना। लेकिन अगर ये सिर्फ पुरानी बातें दोहराने लगे या जो नए तूफान आ रहे हैं उन्हें नजरअंदाज कर दे, तो फिर इसका असल फायदा क्या है? बिल्कुल। तो चलिए आज इसी की तह में चलते हैं, समझते हैं कि एफएसआर आखिर करती क्या है, क्यों इसे कुछ लोग अब सिर्फ एक रस्म जैसा मानने लगे हैं, हाँ। और इसे कैसे वाकई एक दूरदर्शी और असरदार टूल बनाया जा सकता है भारत के लिए। जी। तो शुरुआत करते हैं, ये एफएसआर असल में है क्या, थोड़ा समझाएंगे? देखिए, आरबीआई इसे साल में 2 बार निकालता है। इसका मुख्य काम है हमारे बैंकों की सेहत जांचना, एनबीएफसीज यानी जो गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं उनकी सेहत देखना, अच्छा। और शेयर बाजार वगैरह का हालचाल पता करना। ये अर्थव्यवस्था के जो बड़े जोखिम हैं, मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, और वो जोखिम जो पूरे सिस्टम को हिला सकते हैं, सिस्टेमिक रिस्क, उन पर नजर रखती है। इसके लिए ये स्ट्रेस टेस्टिंग भी करती है। स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब ये जांचना कि अगर हालात बिगड़े हैं, मान लीजिए कोई बड़ा झटका लगे, तो हमारा बैंकिंग सिस्टम, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम कितना झेल पाएगा। समझ गई। लक्ष्य तो साफ है, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, कमजोरियों को पहले ही पहचान लेना, और हाँ, लोगों का भरोसा कायम रखना। सुनने में तो ये बेहद जरूरी लगता है। फिर ये रस्म वाली बात कहाँ से आई? क्या दिक्कतें नजर आ रही हैं हाल की रिपोर्ट्स में? हाँ, दिक्कतें कुछ ऐसी हैं जो लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। पहली, कि रिपोर्ट काफी हद तक थोड़ी प्रिडिक्टेबल हो गई है। प्रिडिक्टेबल? हाँ, मतलब वही पुराने सेक्शंस, वही मिलती जुलती टिप्पणियां, ऐसा लगने लगा है। दूसरा, फोकस अक्सर बीते हुए आंकड़ों पर ज्यादा रहता है, भविष्य की जो चुनौतियां हैं उन पे शायद उतना नहीं। अच्छा। तीसरा, कई बार ऐसा महसूस होता है कि रिपोर्ट ये बताने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है कि सब ठीक है। हाँ, स्थिरता दिखाने पर जोर। बिल्कुल, बजाय इसके कि वो छुपे हुए या जो नए जोखिम उभर रहे हैं उनको खुलकर सामने रखे। और चौथा, कभी-कभी ऐसा लगता है कि रिपोर्ट जमीनी हकीकत से थोड़ी कटी हुई है, जैसे छोटे उद्योगों, एमएसएमईज के कर्ज की क्या स्थिति है, या फिनटेक से जुड़े जो नए तरह के जोखिम आ रहे हैं। हाँ, आजकल तो वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वही, तो वो चीजें शायद उतनी गहराई से रिपोर्ट में नहीं आ पाती। मतलब अगर रिपोर्ट भविष्य के खतरों के बजाय बीते कल का हिसाब ज्यादा दे रही है, तो फिर इसका जो आगाह करने वाला मकसद है वो कैसे पूरा होगा? सही बात है। यहीं पर बदलाव की जरूरत महसूस होती होगी। बिल्कुल, और जरूरत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अब जोखिमों का चेहरा बदल रहा है। कैसे? देखिए, अब सिर्फ एनपीए यानी फंसे हुए कर्ज देखना काफी नहीं है, हमारे सामने क्लाइमेट चेंज से जुड़े फाइनेंशियल रिस्क हैं। अच्छा, क्लाइमेट रिस्क भी? हाँ, फिर साइबर हमले का खतरा है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को ठप कर सकता है, एआई से होने वाली धोखाधड़ी है, और दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल उठापटक चल रही है उसका असर भी है। तो रिपोर्ट को सिर्फ इनकी गिनती नहीं करनी है, बल्कि ये अंदाजा लगाना है कि इनका हमारे सिस्टम पर क्या और कितना असर पड़ सकता है, तैयारी करनी है। और शायद ये भी कि जो आंकड़े ऊपर से ठीक दिख रहे हैं उनके पीछे की कहानी क्या है। आपने एनपीए की बात की, वो कम दिख रहे हैं मान लीजिए, पर क्या अंदर सब चंगा है? सही पकड़ा आपने, बिल्कुल यही सवाल है। हो सकता है एनपीए कम दिखें, लेकिन बैंकों ने कितने कर्ज को रीस्ट्रक्चर किया है, मतलब चुकाने की शर्तें आसान कर दी। हाँ। कितनी ज़ॉम्बी कंपनियां हैं जो बस कर्ज के सहारे जिंदा हैं, असल में बिजनेस नहीं कर रही। या फिर शैडो बैंकिंग जो सीधे रेगुलेशन के दायरे से बाहर ऑपरेट करती है, उसमें क्या चल रहा है? इन सब पर गहरी और पारदर्शी नजर डालनी होगी, क्योंकि भरोसा बहुत बड़ी चीज है इसमें। एकदम। निवेशक हैं, दुनिया भर की एजेंसियां हैं, वो एफएसआर पर भरोसा करती हैं। अगर रिपोर्ट हकीकत को पूरी तरह नहीं दिखाएगी या थोड़ी पर्दादारी करेगी, तो ये भरोसे को कमजोर कर सकती है। ईमानदारी से जोखिम बताना डर नहीं फैलाता, बल्कि तैयारी बढ़ाता है। बिल्कुल सही कहा। तो फिर इसे बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या सुझाव है? सुझाव तो काफी साफ है। पहला, सिर्फ पुराने मैक्रो डेटा पर निर्भर ना रहें, रियल टाइम जोखिमों को मापने वाले डायनामिक इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें। डायनामिक इंडिकेटर्स? हाँ, जो बदलते हालात को जल्दी पकड़ सकें। दूसरा, स्ट्रेस टेस्टिंग सिर्फ पारंपरिक जोखिमों के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के खतरों के लिए भी करें, जैसे क्लाइमेट रिस्क, साइबर अटैक, एआई फ्रॉड,
या दुनिया में डॉलर पर निर्भरता कम होने, डी-डॉलराइजेशन जिसे कहते हैं, उसका क्या असर होगा, इन सब के लिए टेस्ट करें। ये तो बहुत जरूरी लगता है। तीसरा, सिर्फ सामान्य बातें ना कहें, फाइनेंशियल सेक्टर में सुधारों के लिए ठोस एक्शन लेने लायक सुझाव दें। चौथा, भाषा गोलमोल ना हो, पारदर्शी खुलासे हों और साहसिक सिफारिशें हों। और पांचवा, आगे क्या हो सकता है, इसका अनुमान लगाने वाले लीडिंग इंडिकेटर्स और फॉरवर्ड गाइडेंस का ज्यादा इस्तेमाल करें। क्या दुनिया में कहीं ऐसा हो रहा है, कोई अच्छा उदाहरण है जिसका हम जिक्र कर सकें? हाँ, बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है, उसे अक्सर एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। अच्छा, क्या खास है उसमें? वो काफी खुलकर बताती है। जैसे अगर उन्हें लगता है कि प्रॉपर्टी मार्केट में बुलबुला बन रहा है, तो वो ये बात कहते हैं और उसे निपटने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर भी सुझाव देते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत का वित्तीय सिस्टम बेशक मजबूत है, पर ऐसा नहीं कि उसे कोई खतरा नहीं, और एफएसआर को सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड बनकर नहीं रहना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे एक गाइड बनना है, एक दिशा सूचक। इसे छुपे हुए जोखिमों को पकड़ना होगा, आने वाले खतरों का अंदाजा लगाना होगा और उनसे निपटने के लिए सही रास्ता सुझाना होगा। तभी अपने असली मकसद यानी वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में पूरी तरह कामयाब हो पाएगी। ये वाकई बहुत अहम बात है। और इस चर्चा के आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी, क्या सिर्फ रिपोर्ट का फॉर्मेट बदलने से बात बन जाएगी, या फिर उस सोच को भी बदलने की जरूरत है जिसके साथ इसे बनाया और पढ़ा जाता है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। कड़वी सच्चाइयों का सामना करने और वक्त रहते खुद को बदलने के लिए तैयार है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।